मेरी कई वर्षों से रुद्रनाथ जाने की इच्छा थी, तो इस बार मैंने सोचा कि वहाँ की ही यात्रा की जाए। 2022 में पूरे मानसून के मौसम में उत्तराखंड में बारिश ना के बराबर हुई, पर जाने अक्टूबर में क्या हुआ कि मानसून दोबारा से वापस आ गया। अक्टूबर का महीना जुलाई जैसा हो गया, जिस कारण न सिर्फ लैंडस्लाइड्स पर कई जगहों पर एवलांच भी आने लगे। मौसम विभाग ने गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी। मेरे पास कुछ दिन हरिद्वार में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो सोचा कि वहाँ चंडी देवी के दर्शन कर लिए जाए। समय भी कट जाएगा और फिर हाथ पैर भी खुल जाएंगे। बोल चंडी मैया की जय। मैं हरिद्वार में 3 दिनों तक रुका रहा। चौथे दिन मेरे सब्र ने जवाब दे दिया और मैं विजय के साथ आगे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। चूँकि हम लोग देरी से निकले थे, इसलिए हमारा उस शाम रुद्रप्रयाग तक ही पहुंचने का प्लान था। श्रीनगर तक तो हम लोग आराम से पहुंच गए, पर उसके आगे लैंडस्लाइड्स की वजह से हमें काफ़ी रुकना पड़ा। ऐसे लैंडस्लाइड्स को पार करना और भी कठिन हो जाता है जब उनके ऊपर जंगली जानवर जैसे हिरण या फिर बकरियों का झुंड हो, क्योंकि उनके चलने से कई बार पत्थर फिसलते हैं और बहुत ही तेज़ी से नीचे आते हैं। पिछली रात को हम लोग कर्णप्रयाग में रुक गए थे। हम चाहते तो देर रात में ही चमोली पहुंच सकते थे, पर बारिश बहुत अधिक हो रही थी, जिस कारण हम लोग बेवजह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सुबह हम लोग जल्दी निकलकर फटाफट चमोली के आगे गोपेश्वर पहुंच जाना चाहते थे। रात भर बारिश होती रही। मौसम विभाग के हिसाब से वो इस भीषण बरसात का आखिरी दिन था और अब यहाँ से मौसम के खुलने की संभावना थी। कभी कभी रुककर हम लोग आसपास का नज़ारा देखने लगते थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह अक्टूबर का महीना था। करीब 8:30 बजे तक हम लोग गोपेश्वर बस स्टैंड पहुंच गए। मनीष, जिसकी ट्रैवल कंपनी से हम लोग एक पोर्टर ले रहे थे, वो हमें वहाँ ही मिलने वाला था। जब तक हम लोग मनीष का इंतज़ार करते, गरम गरम समोसे तले जा रहे थे और मौजूद थी हरी चटनी। मनीष थोड़ी देर में आ गया। मनीष देवभूमि ट्रेवल्स नाम की एक प्रसिद्ध कंपनी चलाता है। मेरा पोर्टर देविंदर हमें वहीं मिलने वाला था, जो कि रमणी गांव से आ रहा था। उम्मीद तो थी कि अब मौसम खुल जाएगा, पर बारिश फिर से चालू हो रही थी, जिस कारण वही हुआ जिसका मुझे डर था। नहीं जाने दे रहे पक्का ना? अच्छा। और वो अरे एक्चुअली में कुछ लोग जा रहे थे ना ऊपर, तो कहाँ सगर में उसका अमित का होटल में जगह होगी वहाँ। मनीष ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस दिन ट्रैक चालू नहीं करने दे रहे हैं, जिसका मतलब था कि हमें एक दिन वहाँ और रुकना पड़ेगा। मूड तो ख़राब हुआ, पर हमने सोचा कि गेट पर जाकर खुद ही जानकारी हासिल की जाए। हालांकि देवेंद्र अभी तक पहुंचा नहीं था, पर मनीष ने कहा
कि जैसे ही देवेंद्र पहुंचेगा वो उसे सगर गांव भेज देगा। करीब 10 बजे तक हम लोग सगर गांव आ गए। वैसे तो रुद्रनाथ की यात्रा और भी जगहों से चालू होती है, पर ज़्यादातर लोग यह यात्रा सगर गांव से ही चालू करते हैं। वहां पहुंचे तो पता चला कि कई और यात्रीगण वहां पिछले कई दिनों से इस ट्रैक के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड वहां की स्थिति देखकर यह फैसला करता है कि यात्रा चालू रखी जाए या फिर रोक दी जाए। विजय भाई साहब उस खुले हुए मौसम की दुहाई देकर उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि अब ट्रैक को चालू कर दिया जाए। आखिरकार फॉरेस्ट गार्ड नीले आसमान को देखकर यात्रा को 12:30 बजे खोलने को तैयार हो गया। बताने की आवश्यकता नहीं है कि सभी यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तब तक देवेंद्र भी पहुंच गया। वहां पर एक कार पार्क है जिसमें मैंने अपनी कार पार्क कर दी, जिसके लिए मुझे 200 रुपये देने पड़े। चलो सर, आ रहा होगा टोपी है टशन। और कोई 1:30 बजे हम लोगों ने अपनी यात्रा चालू कर दी। शुरू में तो थोड़ी देर तक हमें गांव से होकर गुजरना था। उसके बाद खुले खेत नजर आने लगे और दिखने लगी खूबसूरत और लुभावनी वादियां। चूंकि कई दिनों के लगातार बारिश के बाद आज मौसम खुला था और अच्छी धूप निकली थी, गांव के लोग जिनके मवेशी थोड़ा ऊपर रहते हैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में लगे हुए थे। वह लोग अपने घरेलू सामान और गीली लकड़ियों को धूप में सुखा रहे थे। को 1 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा कंक्रीट का बना हुआ रुकने का स्थान मिला। वहाँ और कई यात्रीगण भी मिले जो ऊपर की तरफ जा रहे थे। कुछ लोगों ने रास्ते के लिए नींबू शरबत अपने बोतलों में भर लिया। कोई 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले। मनीष बता रहा था कि वो बम्बई चला गया, कश्मीर। झिंगुर की आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। वैसे भी दोपहर के बाद उनकी आवाज़ और भी तेज़ हो जाती है, यह हमें लगती है। दुनिया का कोई भी ट्रैक आसान नहीं है, पर जो जिस ट्रैक पे जाता है उसको सबसे मुश्किल ट्रैक बताता है। क्यों? बिल्कुल। अब आगे का जंगल घना था। पुरांश, जिसे अंग्रेजी में रोडोडेंड्रन भी कहते हैं, उसके पेड़ बहुत अधिक थे, विशाल पेड़। अप्रैल और मई के महीने में यह रंग बिरंगे फूलों से भरे रहते होंगे। इस ट्रैक को करने का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जिसमें लोग पहली रात पनार में रुकते हैं, दूसरी रात रुद्रनाथ में और तीसरे दिन शाम या रात तक नीचे सगर आ जाते हैं। हम लोग चूँकि देरी से निकले थे, इसलिए यह तो पक्का था कि हम लोग उस रात पनार नहीं पहुँच पाएंगे, पर रुकेंगे कहाँ यह उस वक्त तक सोचा नहीं था। पुंग बुग्याल के बारे में सुन रखा था, तो हमने सोचा कि पहले वहाँ पहुँचा जाए और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। वह बुग्याल वहाँ से कोई 2 किलोमीटर आगे था। धीरे धीरे चलते हुए कोई 1.5 घंटे में हम लोग पुंग बुग्याल पहुँच गए। नीचे सगर गांव से वहाँ पहुँचने में हमें कोई 2.5 घंटे लग गए। वह एक खुला हुआ घास का मैदान था, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था। कुछ एक टेंट बिछे हुए थे, पता नहीं किसके थे,
पर रुकने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह थी वह। जय वहाँ मुझसे काफ़ी पहले पहुँच गए थे। धूप भी अच्छी थी और फिर चलने से गर्मी भी आ गई थी, जिस कारण आगे के लिए उन्होंने अपने कपड़े थोड़े कम कर दिए। वहाँ एक छोटा सा ढाबा भी था जिसमें वैसे तो खाने पीने की व्यवस्था रहती है, पर चूँकि यात्रा 3-4 दिनों से बंद थी इसलिए उस वक्त सिर्फ चाय ही मिल रही थी। वहाँ से पनार सीधा नज़र आता है। ध्यान से देखने पर हम लोग वहाँ से मौली खड़क के आसपास का इलाका भी देख सकते हैं। हमें अब इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से आगे सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है। यह देखकर इस बात की खुशी भी हो रही थी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे बहुत ही खुला और शानदार पर्वतों का दृश्य दिखेगा। क्योंकि शाम ज़्यादा नहीं हुई थी और हम लोग ज़्यादा थके भी नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं। चाय पीने की इच्छा भी नहीं थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। और फिर हमारे आगे का रास्ता बादलों से ढकने लगा था और वह बादल तेज़ी से नीचे भी आने लगे थे। लग रहा था कि थोड़ी देर बाद कुछ बारिश हो सकती है, इसलिए और समय गंवाए बगैर हम लोग कोई 15 मिनट के बाद वहाँ से आगे बढ़ चले। कुछ यात्रीगण वापस लौटते दिखे। उनकी थकी थकी चाल देखकर ही ये लग रहा था कि चढ़ाई आसान नहीं है, पर जब उनसे आंखें मिलती थी तो वह मुस्कुरा देते थे। उनकी मुस्कुराहट में मंदिर के दर्शन कर लेने का सुकून तो नज़र आता ही था, पर एक चैलेंज भी दिखता था। चैलेंज की मैंने तो यात्रा कर ली, अब तुम उसे करके दिखाओ। जंगल काफ़ी घना था। शाम होने की वजह से झिंगूर की आवाज़ जैसे हमारे कान के पर्दे फाड़ रही थी। नीचे पोम बुग्याल से जो एक पानी की धारा ऊपर से नीचे आती दिखी थी, शायद वह यही नाला था। उस घने जंगल में घोड़े और खच्चरों के गले में लगी घंटियों की आवाज़ से माहौल जोशीला हो जाता था। लगता था कि रास्ते में कुछ चहल पहल तो है, नहीं तो शाम के वक्त घने जंगलों में ट्रैकिंग उतना मज़ेदार और जोशीला नहीं होता जितना सुबह के वक्त होता है। शाम में लगता है जैसे सारे पेड़ पौधे अब सोने की तैयारी कर रहे हों। माहौल काफ़ी निर्जीव सा हो जाता है। हम लोग करीब करीब 1 घंटा और चले होंगे कि एक छोटा सा ढाबा दिखा। इस घने जंगल में मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। अब तक थकान काफ़ी हो गई थी और हम लोग चाय के लिए भी तैयार ही थे, इसलिए वहाँ चाय पीने के लिए रुक गए। मौली खड़क वहाँ से कोई 3 किलोमीटर के करीब और आगे था। ढाबे वाले ने बताया कि करीब 1 किलोमीटर के बाद रुकने का एक और स्थान है। मुझे वो बात पसंद आई। अब कोई ख़ास जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब हमें थोड़ा ही आगे जाना था। चाय पीकर हम लोग आगे बढ़ गए। आगे उम्मीद के मुताबिक एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और थोड़ी देर के बाद
हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां के बारे में नीचे ढाबे में मुझे बताया गया था। वहाँ से नीचे का व्यू बहुत साफ और खुला नज़र आ रहा था। कुछ ही घंटे पहले हमने पुंग बुग्याल से इस स्थान की तरफ देखा था और अब हम यहाँ से पुंग बुग्याल को देख रहे थे। वहाँ रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं थी, पर काम चल जाता। मैं अब आगे की यात्रा सुबह की रोशनी में ही करना चाहता था। वहाँ हम तीनों के अलावा 3 और यात्री ठहरे थे जो कि बंगाल से आए थे। खाना बनाते वक्त हम लोगों ने आग भी सेका और खाना बनाने में मदद भी की। वहाँ थोड़ा सा वो तभी दिखता है ना चेहरा। कोई 8:30-9 बजे तक हम लोग खाना खाकर सो गए। अगले दिन की शुरुआत खुले मौसम और शानदार नज़ारे के साथ हुई और उस पर गरम गरम चाय। कोई अगले आधे घंटे में ही हम लोग आगे चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आज हमें काफ़ी दूर जाना था। हालांकि वहाँ से आगे सिर्फ एक ही रास्ता था, फिर भी मैंने अपने कुछ डाउट्स क्लियर कर लिए। ऐसा इसलिए भी कि कोई भी पक्के तरीके से ये नहीं बताता कि किन्हीं 2 स्थानों के बीच में असल दूरी कितनी है। कोई वहाँ से मौली खड़क को 1 किलोमीटर बता रहा था, कोई 2, कोई 3। और हर बार की तरह विजय आगे आगे और फिर दविंदर और आखिर में घसीटता हुआ मैं बढ़ रहा था। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे, एक तरफ का खुला व्यू बहुत ही लुभावना लग रहा था। नीचे सगर गांव तक हम लोग साफ साफ देख पा रहे थे। पीछे से और भी यात्री आते दिखे। अब रास्ते में थोड़ी चहल पहल हो गई थी। मोबाइल का सिग्नल अब तक तो आ रहा था, आगे कहाँ तक आएगा ये तो आगे चलकर ही पता चलता। हालांकि मुझे मोबाइल सिग्नल होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर वो मौजूद हो तो उसका फ़ायदा ही होता है। करीब 1 घंटे में हम लोग मौली खड़क पहुंच गए। अंदाजन इस जगह की ऊंचाई कोई 3000 मीटर के आसपास होगी। कोई 10 मिनट सुस्ताने के बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। अब हमारा अगला पड़ाव ड्यूटी बुग्याल था, जो वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर आगे है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि
कि वहाँ इतने ज़्यादा बुरांश के पेड़ों को देखकर मैं सिर्फ यह कल्पना ही कर सकता था कि अप्रैल और मई के महीने में यह पूरा फूलों से भरा रास्ता कितना मनमोहक दिखता होगा। अब नीला आसमान दिखना बंद हो गया था और बादलों का खेल चालू हो चुका था। तेज तेज हवाएं चल रही थी जो अपने साथ बादलों को भी ला रही थी। यह दृश्य बहुत ही रमणीय था। अंदाजन 1 घंटे में आराम आराम से चलते हुए बादलों का नज़ारा देखते हुए हम लोग ल्यूटी बुग्याल पहुंच गए। चूँकि कुछ बूंदाबांदी होने लगी थी तो हमने सोचा कि टेंट के अंदर बैठकर चाय पिया जाए। अंदर टेंट में वही लोग बैठे हुए थे जो पिछली रात को हमारे साथ नीचे रुके थे। जहाँ रहते हैं ना 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। 50 तक तो गर्मी के टाइम छू जाता है। कुछ हंसी मजाक और ठहाकों के साथ हम लोग चाय का मजा लेने लगे। मंदिर जाना है सर, ऊपर आप ऊपर ही भेज रहे हो मुझे। मुझे बताया गया कि जब मौसम खुला हो तो यहाँ से पहाड़ों का शानदार दृश्य दिखता है। उस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं था, मैं तो सिर्फ कल्पना ही कर सकता था, पर जो भी दिख रहा था वो बहुत खूबसूरत था। हम वहाँ कोई आधा घंटा रुके। कोई 11 बज गए थे। अब हमें आगे बढ़ना था। अब हमारा अगला पड़ाव वहाँ से कोई 2 किलोमीटर आगे था, पनार बुग्याल। कोई 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमें कुछ टेंट्स दिखे। लगा कि पनार यही है, मगर नहीं, यह तो मिनी पनार था। पनार अभी यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे था। कोई आधे घंटे बाद हमें पनार के टेंट नजर आए। इस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर के आसपास होगी। अगर हम सगर गांव से सुबह सुबह निकले होते तो यह हमारे रात में रुकने का स्थान होता। मन इस बात से हर्षित हो रहा था कि यह वही स्थान है जिसे हमने नीचे पुंग बुग्याल से ऊपर की तरफ देखा था। हमने एक हिसाब से आधा रास्ता तय कर लिया था। अब हमें यहाँ से पितरधार की तरफ बढ़ना था, जो कि वहां से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास है। जैसे ही हम लोग ऊपर चोटी पर पहुंचे, हमें उस पहाड़ी के दूसरी तरफ का हिस्सा दिखा और यह था पनार बुग्याल। एक बेहद फैला हुआ, अत्यंत ही खूबसूरत, हरे हरे घास से भरा हुआ पनार बुग्याल, और उसके पीछे थे बर्फ से ढके हिमालय के पर्वत जो कि बादलों के पीछे से आग मुचली खेल रहे थे। हवा बहुत तेज चल रही थी। स्थिर होकर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। वहाँ सामने ही एक फॉरेस्ट चेकपोस्ट है। वहाँ तैनात फॉरेस्ट गार्ड अन्य चीज़ों के अलावा इसका भी ध्यान रखता है कि कोई यात्री वहाँ प्लास्टिक तो छोड़कर नहीं जा रहा
या फिर कोई ब्लूटूथ स्पीकर पर तेज गाने तो नहीं सुन रहा। कुछ देर तो मैं वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे क्योंकि कोई 1 बज रहे होंगे और हमें अभी 8 किलोमीटर के करीब और आगे जाना था। और फिर उस स्थान के बाद उस मौसम में ना तो कोई रुकने की और ना ही कोई खाने पीने की सुविधा थी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इस 2 किलोमीटर के रास्ते को बिना 20 से 30 बार रुके पार कर ले तो वह हिमालय प्रेमी तो कतई नहीं हो सकता। अब चूंकि हम लोग ऊंचाई पर आ गए थे, चलने में और थकान हो रही थी। व्यू खुला था क्योंकि अब हम लोग वृक्ष रेखा ट्री लाइन के ऊपर आ गए थे, पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हर एक पैर उठाना मुश्किल हो रहा था। पर मेरी असली परेशानी वो नहीं थी। मेरी परेशानी थी कि मैं चलता कम था और बुग्याल और उसके पीछे के पर्वतों का नज़ारा ज़्यादा देखता था, जिस कारण समय बीता जा रहा था और मौसम और ख़राब हो रहा था। बर्फीली बारिश, कड़कती बिजली, आंधी जैसी तेज़ हवाएं, पथरीले रास्ते और बेहद थकान से जूझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। विजय मुझसे काफ़ी आगे निकल गए थे। दविंदर भी अब नज़र नहीं आ रहा था। मेरे से कुछ दूरी पर वही बंगाल से आए तीनों यात्री चल रहे थे। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद रास्ता पहाड़ी की दूसरी तरफ चला गया। बारिश तेज़ हो रही थी। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे हर कुछ मिनटों में गिरती बिजली की थी क्योंकि मैं वहाँ बहुत एक्सपोज था। आसपास छिपने की कोई भी जगह नहीं थी। मैं बारिश से बचने के लिए एक चट्टान के नीचे छुप गया। हालांकि उसका कोई खास फ़ायदा नहीं था क्योंकि गीला तो मैं हो ही चुका था और बिजली तो वहाँ भी गिर सकती थी। कोई आधे घंटे के बाद जब बारिश कम हुई तो मैं बाहर आया। ऊपर अभी भी मौसम खराब था, पर नीचे घाटी में धूप खिली हुई थी। थोड़ी देर में मुझे पितरधार दिखने लगा। मौसम कभी खुल जाता था और फिर कुछ ही मिनटों में खराब हो जाता था। पितरधार में लोग अपने पूर्वजों के नाम पर पत्थर रखते हैं। पितरधार की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर है, करीब करीब चंद्रशिला के बराबर। यह इस ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब इसके बाद कोई 4 किलोमीटर के करीब हमें नीचे की तरफ जाना था। ट्रैकर्स इस स्थान को हिमालय के शानदार नज़ारों के लिए पसंद करते हैं। अभी चूंकि मौसम खराब था, न तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था और ना ही उस थंडरस्टॉर्म के बीच में वहाँ रुकने में अक्लमंदी थी। इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ गया। सोचा कि लौटते वक्त अगर मौसम खुला मिलेगा तो यहाँ से नज़ारे देख लूँगा। वहाँ से थोड़ा नीचे पंचगंगा का मैदान दिख रहा था। कहते हैं कि वहाँ 5 स्रोतों से पानी आता है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, पर अगर लोग कहते हैं तो सच ही होगा। मेरे साथ साथ ही कुछ ही दूरी पर वह बंगाली यात्री भी चल रहे थे। आपस में बातचीत करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
पर एक बात तो थी, यह तो पक्का हो गया था कि मौसम खुलने के बाद यह जगह दिखेगी बहुत ही शानदार। बस एक उम्मीद थी, और फिर उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले एक मोड़ से ही रुद्रनाथ जी के प्रथम दर्शन होते हैं। कई दिनों की बारिश ने रास्ते तक को कीचड़ से भर दिया था। अब तक तो सिर्फ मेरे कपड़े ही गीले थे, अब मेरे जूते भी कीचड़ से सन गए थे। मैं कोई 5 बजे तक रुद्रनाथ जी के स्थान पर पहुंच गया। सबसे पहले मुझे दविंदर और विजय को ढूंढना था, पर जब तक मैं यह पता लगा पाता कि वो लोग कहाँ रुके हैं, फिर से ओले पड़ने लगे। खैर, वह लोग बाद में मुझे मिल गए। अगली सुबह की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। बादल तो थे, पर इधर उधर से धूप भी निकल आती थी। पिछली रात सोने में अवश्य दिक्कत आई। पिछली शाम को जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर के शुरुआत में ही कुछ टेंट्स लगे हुए थे, पर वह सारे भरे हुए थे। फिर मैं ऊपर मंदिर के पास जो कुछ कमरे थे वहां विजय और देवेंद्र को ढूंढने लगा, और उम्मीद के मुताबिक वो लोग मुझे वहीं मिल गए। हमारे कमरे से कोई 30 मीटर के आसपास ही मंदिर था। बीच में कुछ और कमरे थे, फिर पंडित जी का कमरा और फिर मंदिर। बाईं तरफ पांडव मंदिर है, हर एक भाई के लिए एक एक मंदिर, और फिर वन देवी का मंदिर, और फिर रुद्रनाथ मंदिर। वहां जाकर मैं पिछली रात की सारी तकलीफें भूल गया, और वहां से नज़ारा ऐसा जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर चालू हुआ मेरा पसंदीदा काम, दूर से बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों को पहचानना। इस बेहद शांत वातावरण में हर थोड़ी थोड़ी देर में भयंकर शोर मचाते हुए हेलीकॉप्टर्स हमारे काफ़ी करीब से निकलते थे। मुझे बताया गया कि यह पंच केदार की हवाई यात्रा कराने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। रात में जो हल्की बर्फ पड़ी थी वह आसपास के ऊंचे इलाकों में अब भी दिख रही थी। अब सुबह की आरती की तैयारी होने लगी थी। भट्ट जी जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उनका कमरा मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारियों की एक टीम आई हुई थी, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान कोटि तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम न तो हम। जय हो बाबा रुद्रनाथ, जय हो बाबा महाकाल की जय। और फिर चालू हुई सुबह की आरती। आरती के बाद उज्जैन के सभी पंडित तस्वीरें खिंचवाने में लग गए, क्योंकि उन्हें यहाँ से अब बद्रीनाथ धाम के लिए निकलना था। तो मैंने झट उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। जो है ये चलन चल गया है कि शिव 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 ही सब कुछ है। टीवी सीरियल्स में तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा और कुछ भी विष्णु नहीं, विष्णु जी सबको तो साइड ही कर दिया है। ऐसा कुछ अब भी क्या नहीं कहना है उसके बारे में? है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नर और नारायण से जीवन चलता है। अगर नर भगवान शिव है तो नारायण भी भगवान विष्णु है। ठीक है, भगवान नारायण जीवन के पालनहार है, सृष्टि के रचयिता पालनहार है, चलाते हैं भगवान। शिव है, सृष्टि को पुनः प्रदान करते हैं अपना जीवन, हर मनुष्य को जीवन प्रदान करते हैं भगवान नारायण। साथ में शिव, और शिव जो संसार है भगवान महाकाल, रुद्रनाथ, केदारनाथ, बर्फानी, जितने भी आदि भगवान शिव है, सभी पूजनीय भगवान। नारायण उसी प्रकार उतने पूजनीय इतने शिव पूजनीय है भगवान। जय श्री महाकाल, जय हो बाबा रुद्रनाथ भगवान। आरती के बाद भट्ट जी सभी श्रद्धालुओं से बात करते हैं। मैंने भी मौका देखकर उनसे आग्रह किया कि वह स्वयं इस मंदिर की विशेषता और उसके महत्व को बताने की कृपा करें। यहाँ के महत्व के बारे में आपने अगर पूरा पंच केदार जो है ऐसा बताते हैं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसके बाद पांडवों को गोत्र, श्री कृष्ण कहते हैं उनको पांडवों को गोत्र हत्या लग गई थी। गोत्र हत्या लगने के बाद पांडव श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको गोत्र हत्या से मुक्ति का साधन सिर्फ शिव ही दे सकते हैं। ऐसा बताते हैं कुरुक्षेत्र खत्म होने के बाद पांडव इस हिमालय में आए और जो ये पंच केदार है पूरा, ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने सशरीर उनको दर्शन नहीं दिए थे। उस शिव की खोज में इस देवभूमि में आए और केदारनाथ में, ऐसा बताते हैं भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन पांडवों ने किए थे। और उसके बाद चलते चलते मध्य महेश्वर आके मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन करते हैं और तुंगनाथ में आके भुजाओं के दर्शन होते हैं पांडवों को। ये जो पंच केदार पूरा है, और पूरे भारत विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे भगवान शिव के मुख्य दर्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको साक्षात मुख्य दर्शन है जो कि एकानंद रूप में है। और पांचवा केदार जो है कल्पेश्वर, जहाँ पे जटाएं हैं। ऐसा बताते हैं जो ये पूरा हिमालय, जो रुद्र हिमालय जो पूरा है, ये रुद्र हिमालय के साथ साथ पूरे 22,000 ऋषियों की तपस्थली है। और यहाँ ऋषि देवताओं के साथ ऋषि तो तप कर ही रहे हैं। और एक हमारे केदारखंड में लिखा गया है कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे शिव और विष्णु के रूप में मैं एक साथ दिखता हूँ, आप यहाँ विष्णु और शिव में भेद नहीं कर सकते, ऐसा केदारखंड में लिखा गया है। और बाकी जो इसकी महत्व है, पंच केदारों में चतुर्थ केदार है और भगवान शिव के मुख्य दर्शन। भाई आपने गलती की, मैंने उनसे पंच केदार से जुड़े कुछ उलझनों के बारे में प्रश्न किया जो कि मेरे मन में अक्सर आते हैं, पर उनका कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता। दूसरी सिर्फ रावण था, तो लेकिन निर्दोष लोग मारे गए। पांडवों से भी मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुरुक्षेत्र में किया होगा सारे दोषी नहीं थे,
लोग जो मारे गए उसका तो प्रायश्चित चाहिए था ना। और मैं तो पर इन्हें तो युद्ध करने के लिए साक्षात विष्णु इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मेरे मुंह से शब्द भी ढंग से नहीं निकल पा रहे थे। और उनको पता था कि आप क्या ये होने वाला लगाइए, है। अगर हमारे नंदी पुराण जी बहुत सारे हैं पंडित जी। हमारी गपशप चलती रही। एक मदमेश्वर जो है उसके ऊपर उसी के वही है, वही ये है, वाला है। वही है। ये यहाँ से वहाँ से अच्छा, एक और में- जो यहाँ हमारा ये है ना ऊपर लाल माटी, इसमें इतने ब्रह्म कमल है, इतने ब्रह्म कमल है। ऐसा काफ़ी लोग पहले से ही जानते हैं कि भट्ट जी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर रह चुके वहाँ से हैं, फिर उसके साथ आप उनमें जिस कारण उन कैमरों के बारे में कमल के साथ ना सिर्फ अच्छी जानकारी रखते हैं बल्कि उनके बारे में बात करना भी काफ़ी पसंद करते हैं। सारी गंज जितनी है ना ब्रह्म कमल सर ऐसा पूरा दिखेगा आपको। दोपहर में फिर से बारिश चालू हो गई और बाद में ओले पड़ने लगे। हम लोग कमरे में वापस आ गए। वहाँ बैठकर हम लोग छत पर पड़ती बारिश की आवाज़ सुन रहे थे और उस स्थान को महसूस कर रहे थे वहाँ की अद्भुत शांति और एक अलौकिक शक्ति जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर सच्ची बात बताऊं तो उन कमरों में रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सुख सुविधाएं तो हम लोग वहाँ ना तो चाहते हैं और ना ही ढूंढते हैं, पर एक मिट्टी का बना कमरा भी साफ सुथरा रखा जा सकता है। बहुत हिम्मत करके मैं वहाँ रुका था। उन कमरों में रहना कोई कठिन तपस्या से कम नहीं था उनकी दशा के कारण। पर फिर बिना तपस्या के शिव कैसे मिलेंगे? बस यही सोचकर जैसे तैसे मैंने पिछली रात काटी थी। बारिश कोई 2 घंटे तक हुई। शाम के कोई 4 बज गए थे और अब हमें वहाँ रह रहकर कहीं दूर से तुहरी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। यह कोई आरती का समय नहीं था जिसमें मैंने इसे बजते देखा था, तो समझ में नहीं आया कि इस समय यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। बाहर आकर देखा तो कुछ लोग तुहरी बजाते हुए मंदिर की तरफ आ रहे थे और जब उसे दूर से बजाया जाता था तो मंदिर से भी उसका जवाब दिया जाता था। पंडित जी और वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोग पूजा की सामग्री लेकर वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि पास के एक गांव के इष्ट देवता, जिनका कोई 40 साल के बाद आसपास के गांवों में भ्रमण करने का मुहूर्त निकला था, उनकी पालकी मंदिर की तरफ आ रही है। परंपरा यह है कि जब भी वह यह भ्रमण चालू करते हैं तो वह पहले रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर से आज्ञा लेने आते हैं। इष्ट देवता के जाने के बाद करीब 6 बजे आरती हुई।
घंटी की आवाज़ से सारा माहौल गूंज उठा। इस ऊंचाई पर इस आरती का हिस्सा बनने में जो आनंद आता है उसे सिर्फ वहाँ जाकर ही महसूस किया जा सकता है। ठंड अचानक से बढ़ गई। ऐसे में आग के बगल में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर खा पीकर हम लोग कमरे में आकर सो गए। अगले दिन हम लोग जल्दी उठ गए। आज हमें वहाँ से जल्दी निकलना था। मौसम विभाग के हिसाब से उस दिन से मौसम सुधरने वाला था। और क्या चटक सुबह थी, एकदम खुला मौसम, बेहद कड़ाके की ठंड, पर हिमालय का दृश्य जो हमेशा दिमाग में अपनी छाप छोड़ दे। द्रोणागिरी, कालंका, नंदा देवी और त्रिशूल जैसे पर्वत शिखर हमारे सामने थे। हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए थे। बस गर्म गर्म चाय के साथ शरीर के इंजन को चालू कर रहे थे। और फिर नंदा देवी पर्वत के ठीक पीछे से सूर्योदय हुआ, जिससे वह सारी घाटी सुनहरे धूप से जगमगा उठी। अब ऐसे खूबसूरत माहौल में कोई तस्वीरें खींचना तो बनता ही है। चंदन के साथ रुद्रनाथ और ये वादियों में अभी फोटोग्राफी करते हुए सबसे ज्यादा कल थी ठंड, बाप रे, इस साल की सबसे टॉप। एक बार फिर से मन भर कर हमने मंदिर को देखा और फिर वापसी की यात्रा चालू कर दी। मैं ये सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि आते वक्त खराब मौसम के कारण जो व्यू रुक गया था वह अब शानदार तरीके से दिखेगा। वही रास्ता इस खुले और साफ मौसम में अलग सा दिख रहा था। और फिर से चालू हो गया पंच केदार हेलीकॉप्टर यात्रा का शोर। पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह हेलीकॉप्टर टूर की इजाज़त कैसे दे दी। और फिर इस ट्रिप में आखिरी बार हमने मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद इस मंदिर के दर्शन इस पूरे रूट में और कहीं से नहीं होते। मैं चलता कम था और नज़ारे ज़्यादा देखता था। बाएं दाएं देखते देखते गर्दन में दर्द होने लगा था। पर फिर अगर यही नहीं देखा तो क्या देखा। ऊपर पिद्धा नजर आ रहा था। वहां से शानदार नज़ारे की उम्मीद में जैसे मेरे पैर में रॉकेट लग गए थे। जैसे ही मोबाइल का सिग्नल आने लगा, दविंदर ने फुर्सत से अपने घर बात की और मैंने जी भरकर जगमगाते पर्वतों का नज़ारा देखा। और फिर रुद्रनाथ मंदिर से निकलने के करीब 2 घंटे बाद हम लोग पित्तधार पहुंचे। विजय मुझसे काफ़ी पहले पहुंच चुके थे। फिर दविंदर पहुंचा और फिर हमेशा की तरह आखिर में मैं। चैंगबेंग देख रहे हो सर, चैंगबेंग। हाँ, उसके पीछे से गए थे चैंगबेंग। यहाँ से हमारे बाएं तरफ और पीक्स दिखने लगे थे, जैसे हाथी और गौरी पर्वत।
पित्तेदार का व्यू चंद्रशिला के टक्कर का है, शायद उससे भी बढ़िया। पहाड़ों में एक बात बहुत हैरान करने वाली होती है, वहाँ के ज़्यादातर लोकल लोग भी पहाड़ों को सही तरीके से नहीं पहचानते, किसी भी पीक को कुछ भी बता देते हैं। मैं यहाँ से पीक्स के नाम बताता हूँ। ये है त्रिशूल 2, ये त्रिशूल 1 है, ये नंदा घुंटी, ये उत्तर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी, ऋषिकोट, हनुमान पर्वत, ये कालंगा और चैंगबैंग है, और ये है द्रोणागिरी जिसे दूनागिरी भी कहते हैं। ये हरदोल, त्रिशूली, गरुड़, ये लंपक 1 और 2, और ये बर्मल है जिसे ओली से काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ये हाथी पर्वत और ये गौरी पर्वत जिसे लोग घोड़ी पर्वत भी कहते हैं। अगरबत्ती तो नहीं लगानी यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना। कोई आधा घंटा रुककर हम लोग अब आगे बढ़ने लगे, क्योंकि दूसरी तरफ अभी से ही बादल उठने लगे थे। तविंदर ने हमें वहाँ से अनुसुईया माता का प्रसिद्ध मंदिर दिखाया। सर अपन लोग एक बार भी निकले साथ में। को एक घंटे बाद पहले की तरह ही रुक रुक कर नज़ारों का आनंद लेता हुआ मैं पनार पहुंच गया। अब वहाँ बादल बहुत तेज़ी से आने लगे थे और यह पक्का था कि कुछ ही देर में यह सारा व्यू ढक जाएगा। और फिर हम लोग पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गए। पनार कैंप तो बादलों से ढकने भी लगा था। मिनी पनार से भी व्यू बहुत अच्छा होता है। उस वक्त तो हमें कुछ नहीं दिखा, पर अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैंने दिल भरकर पर्वतों का नज़ारा ले लिया था। और फिर हम लोग ल्यूटी बुग्याल पहुँचे। वहाँ से नीचे सगर गांव भी दिख रहा था। एक हिसाब से यह यात्रा हमारी समाप्त हो चुकी थी। एक शानदार यात्रा, बेहद खूबसूरत, हर रंग और रूप में हमें इसे देखने का मौका मिला। बारिश, आंधी, बर्फ और धूप। रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा मेरी नज़र में पंच केदार में सबसे खूबसूरत यात्रा है।